हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए और आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम रचना शरीर का पहला टॉपिक एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे, जो है शरीरोपक्रमणीय शारीर। अब हम इस चैप्टर में मेनली तो दो चीज़ें पढ़ेंगे, शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है। शरीर की अनेक आचार्यों के अनुसार परिभाषा क्या है, शारीर की अनेक आचार्यों अनुसार परिभाषा क्या है। उसके बाद हम इसमें शरीर षडंग पढ़ेंगे, शरीर का विभाजन, प्रत्यंग पढ़ेंगे। उसके बाद शरीर शास्त्र का विभाजन पढ़ेंगे और शरीर ज्ञान, ये जो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। अब आचार्य चरक के अनुसार शुक्र शोणितम जीव संयोग तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब क्या? शुक्र शोणितम जीव संयोग तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब पुरुष के शुक्र इन द सेंस स्पर्मेटोजोआ, और स्त्री के शोणित मतलब ओवम। शुक्र शोणितम, इनका स्त्री के गर्भाशय, संयोग मतलब यूनियन, जीव मतलब एम्ब्रियो, इनका जब गर्भाशय मतलब यूट्रस में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। जब स्पर्मेटोजोआ और ओवम का यूनियन होता है, ये हमने एम्ब्रियोलॉजी का जो हम एना में चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से कोरिलेट कर सकते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ और ओवम, इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है। मतलब तभी ही मनुष्य शरीर का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद और उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है, मतलब उसे गर्भ कहा जाता है। यही इसमें लिखा हुआ है, शुक्र शोणितम जीव संयोग तु खलु कुक्षिगते। कुक्षिगते मतलब ही गर्भाशय, तब उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। भवती मतलब होता है, गर्भ होता है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो आयुर्वेद का जो शास्त्र है उसके अनुसार संसार में जितने भी पदार्थ उपलब्ध है, सभी वस्तुएं, सभी प्राणी पंच महाभूतों द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब कि हमारे सराउंडिंग में पेन, पेपर, टेबल जो भी है वो सारे पंच महाभूत से ही बनता है। मतलब सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं, सभी प्राणी पंच महाभूत द्वारा बनते हैं। तो मनुष्य भी पंच महाभूतों द्वारा ही बनता होगा, इसीलिए मनुष्य के गर्भ की निर्मिति भी पंचभौतिक होती है। इजी, मनुष्य के गर्भ की निर्मिति भी पंचभौतिक ही होते हैं। हमने तो इस पॉइंट में इस श्लोक के बारे में क्या पढ़ा, पहले तो हमने शरीर की परिभाषा देखी। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र शोणितम जीव संयोग तु खलु कुक्षिगते गर्भ इति उच्यते। जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है और उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है तभी उसे मनुष्य अंकुर की उत्पत्ति होती है और उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार में उपलब्ध सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं, सभी प्राणी पंचमहाभूतों द्वारा निर्मित होते हैं, इससे मनुष्य के गर्भ की निर्मिति पंचभौतिक होती है। अब ये तो हो गया आचार्य चरक के अनुसार। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या होते हैं, तो ये आपको श्लोक बड़ा लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक श्लोक ही है, बट टाइमली आपको ये याद हो जाएगा। शुक्र शोणितम गर्भाशय यस्तम आत्म प्रकृति विकार समोचितम गर्भ इति उच्यते। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। शुक्र शोणितम, शुक्र स्पर्मेटोजोआ, शोणितम ओवा, गर्भाशय यस्तम मतलब गर्भाशय वो स्थान है जहाँ पर इनका संयोग होता है, जिसमें आत्मा, प्रकृति, विकार ये सब प्रेजेंट होते हैं, उसे गर्भ कहा जाता है। गर्भ इति उच्यते। शुक्र शोणितम गर्भाशय यस्तम आत्मा प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। मतलब शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, आठ प्रकृतियां कौन सी होती है, अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा। अब पंच तन्मात्रा क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, पंच महाभूत द्वारा उसी के आधार पर पंच तन्मात्राएं होती है, जो होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और विकार कितने होते हैं, 16 विकार। एकादश इंद्रिया मतलब 11 इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया और एक मन, ये एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत, टोटल हो गया 16। इन सब का संयोग होता है तब उसे गर्भ कहते हैं। तो पहले लाइन की मीनिंग क्या हो गई, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। आपको ये पंच तन्मात्रा जो है स्टार्ट में याद नहीं होगी, ये बाद में जाके आपको टिप्स पे होगा। एकादश इंद्रिया भी टिप्स पे होगी और पंच महाभूत भी, और ये जो 8 प्रकृतियां है ये भी, अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा है, और फिर 16 विकार, एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तन चेतना वस्थिता, मतलब उसमें चेतना जब वास करती है या चेतना जब आ जाती है तो वायु उसमें विभाजित करती है, वायु विर्भजति मतलब वायु डिवीजन करती है। तेज एनन पच्यति, तेज जो होता है, अग्नि जो होती है वो पचने का काम करती है, पचाने का काम करती है, मतलब डाइजेशन।
डिविजन वायु विभजति, पचति पचाने मतलब डाइजेशन। फिर आप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, आप मतलब जल। आप जल क्या कहता है, क्लेदयंती, क्लेदयंती मतलब फ्लूइडिटी। पृथ्वी संहनती मतलब पृथ्वी जो होती है वो कठोरता उत्पन्न करती है। आकाश विवर्धयति एवं विवर्धिता मतलब कि आकाश क्या करता है, रिक्त स्थान, रिक्त इन द सेंस हॉलो स्पेस क्रिएट करता है आकाश। तो अगर जहाँ पर हॉलो स्पेस हो वहाँ पर उस अंग प्रत्यंग की साइज भी उतनी बढ़ती जाती है। उसके बाद स यदा, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, जिह्वा मतलब टंग, ग्रांड मीन्स नोज, कर्ण मतलब ईयर, नितंबादि भीरंग गैरुपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभते मतलब उसमें चेतना का वास हो तो वायु से विभाजित, वायु से डिवीजन करती है। तेज मतलब पित्त, ये पचाता है। जल क्लीनता पैदा करता है यानी कि फ्लूइडिटी। पृथ्वी तत्व संहनन, घननता मतलब कठोरता उत्पन्न होती है उससे। आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार बदलता है। जब हॉलो स्पेस क्रिएट हो रही है तब तो उसका आकार बढ़ता है। और इस प्रकार पंच महाभूत द्वारा कार्य होने पर जब उसे हाथ, पैर, जिह्वा, नाक, कर्ण, नितंब आदि अंग प्रत्यंग होते हैं तभी उसे शरीर कहा जाता है। क्या हुआ इसका मतलब, ये सेकंड लाइन का, तन चेतना वस्थितम वायु विर्भजति तेज एनन पच्यति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीवा ग्राण कर्ण नितंबादि भीरंग गैरुपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभते मतलब तभी इसे शरीर की संज्ञा दी जाती है। अब उसके बाद वाला श्लोक है तच्च षडम शाकास्तस्रो मध्यम पंचम षष्टम शीर इति, ये तो इजी है। उसके बाद इस प्रकार यह शरीर षडंग होता है, तच्च षडंग, शाकाश्च तस्त्रो, चार शाखाएं मतलब अपर लिम और लोअर लिम, दो अपर लिम और दो लोअर लिम, चार शाखाएं, एक्सट्रीमिटीज हो गई। पांचवा मध्यम शरीर थोरैक्स और छठा शिर, हेड एंड नेक, शिर में आ जाता है हेड एंड नेक। पांचवा मध्यम शरीर, यही हो गया। इस प्रकार प्रथम इसमें गर्भ और अंग प्रत्यंग निर्माण होने के, इस प्रकार प्रथम इसे गर्भ और जब अंग प्रत्यंग मतलब उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं निर्माण होने के बाद इसे शरीर कहा जाता है। इजी, हमने ये श्लोक को अब इतना डिवीजन करके देख लिया। पहले फिर से इस श्लोक को रिवाइज करते हैं। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समोचितम गर्भ इति उच्यते। उसके बाद तन चेतना वस्थितम वायु विर्भजति तेजनन पच्यति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीवा ग्राण कर्ण नितंबादि भीरंग गैरुपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभते तच्च षडंग शाकाश्च तस्रो मध्यम पंचम षष्टम शीर इति। बहुत ईजी है, आप 2-3 बार ऐसे मीनिंग समझकर अगर आप श्लोक याद करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे पीपीटी के फॉर्म में लाऊं तो आपको पीपीटी के फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन मैं पीपीटी के फॉर्म में इसलिए नहीं लेकर आ रही हूँ क्योंकि आई फील कि हैंड रिटन जो होता है वो ज़्यादा इजीली याद हो जाता है और हमें पेपर में लिखने भी आइडिया आ जाती है कि हमें पेपर में किस तरीके से लिखना है। अगर मैं पीपीटी लाऊँ तो उसमें तो मैं 2-3 ही पॉइंट्स मतलब शॉर्ट में लिखूँगी और वो आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर में कैसे लिखना है, इसीलिए मैं हैंड रिटन लेके आ गई हूँ। अगर आपको 1 शॉट वीडियोस चाहिए हो तो वो पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद शरीर की परिभाषा, आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा, ये तो हमने शरीर का देख लिया कि शरीर क्या होता है। 2 आचार्य चरक के अनुसार हमने शरीर की डेफिनेशन देख ली, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देख ली। अब हम शरीर की परिभाषा देखते हैं। शरीरम चिंतयते सर्वम दैव मानु संपदा सर्वभावे यत् तस्मात् शरीरम स्थानम उच्यते मतलब समस्त शरीर के दैव और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन मतलब विचार और उनके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है उस स्थान को शरीर का नाम दिया जाता है। पहले तो शरीर ये समझ लिए कि इन शॉर्ट जिसमें शरीर का वर्णन किया गया हो, कि आप शरीर के बारे में क्या सोचते हो, जिसमें वर्णन किया गया हो उसे शरीर कहा जाता है। तो समस्त शरीर के दैव मतलब दैव और मानवीय दोनों ही साधनों द्वारा किया गया चिंतन विचार और उनके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है, जिस बुक में व्यक्त किया जाता है उसे शारीर स्थान कहा जाता है। शरीरम चिंतयते मतलब शरीर के 2 भावों को दैव और मानुष जिसका विचार किया गया हो, जिसका चिंतन किया गया हो उसे शारीर कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई आचार्य चरक के अनुसार। अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे, अष्टांग हृदय के अनुसार, वाग्भट के अनुसार। यत्र जन्म मरणम यतः सम्यक उदायतम शरीरस्य ततः स्थानम शरीरम इदम उच्यते मतलब यहाँ पे जन्म मरणम दिख रहा है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक होगा। यत्र मतलब यहाँ जन्म से मरण सारे जो हमारी भली भांति होते हैं, सम्यक मतलब भली भांति हम जिनका वर्णन किया जाए, ऐसा स्थान जहाँ पर शरीर के मानव के जन्म मरण दोनों की भली भांति का वर्णन हो उसे शरीर कहा जाता है। यत्र मतलब यहाँ जन्म मरण
यद्भिः सम्यक मतलब भली भांति का वर्णन शरीरस्य तत् स्थानम शरीरम इदम उच्यते। उसके बाद दलहन के अनुसार शारीरिक भावाम अधिकृत्य कृत्यो अध्याय शारीरः। इसका अर्थ हो गया शरीर के सभी भावों को ग्रहण करके जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाता है उसे शरीर कहा जाता है। ये भाव दो प्रकार के होते हैं, रचनाकर भाव और क्रियाकर भाव। रचनाकर मतलब स्ट्रक्चरल जिसमें हम अंग प्रत्यंग पढ़ते हैं, और क्रियाकर भाव मतलब फंक्शनल। तो फंक्शनल का अर्थ हो गया मतलब कि जो अंग प्रत्यंग होते हैं उनकी क्रिया किस तरीके से काम करते हैं वो अंग प्रत्यंग, उसे हम जब स्टडी करते हैं तब उसे क्रियाकर भाव कहा जाता है। अब ये षडंग क्या होता है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। षडंग दूसरा टॉपिक है, शरीर की परिभाषा, शारीर की परिभाषा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा टॉपिक है षडंग। तो षडंग मतलब 6 रीजन्स ऑफ बॉडी। और अभी हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार तो देख लिया था कि तच्च षडंगम शाखास्त्र तस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम शिरे इति। मतलब यह शरीर 6 अंगों वाला होता है, जैसे शाखाएं 4, 5वां मध्य शरीर और छठा शीर। इजी। उसके बाद शाखाएं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब। शाखाओं का अर्थ होता है शरीर की सभी चेष्टा, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, आदान और गमन आदि सभी कर्म इन्हीं 4 शाखाओं द्वारा होते हैं। उसके बाद मध्यम शरीर, शरीर के रक्त संचार इज ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद श्वास क्रिया मतलब रेस्पिरेटरी प्रोसेस। पहले आप इसको इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। मूत्र निर्माण मतलब यूरिन फॉर्मेशन। तो शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी प्रोसेस और मूत्र मतलब यूरिन फॉर्मेशन और डाइजेशन आदि अनेक क्रियाएं का संपादन करने वाले सभी आशयों का आधार, आशय मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका आधार मध्य शरीर होता है। एवं शीर और सभी शाखाएं मतलब मध्य शरीर तो बीच में हो गया, तो शीर ऊपर और हमारे जो शाखाएं लोअर लिम्स और अपर लिम्स, इन सबका जो आधार होता है, सपोर्ट होता है, वो मध्य शरीर होता है। इजी। मतलब पहला पॉइंट क्या होगा, शरीर के रक्त का संचार, रक्त मतलब ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रोसेस, उसके बाद डाइजेशन और यूरिन फॉर्मेशन आदि क्रियाओं का संपादन मतलब जो ये क्रियाएं करती है उन सभी आशयों का आधार मध्य शरीर होता है। शीर मतलब हेड और शाखाओं यह मध्य शरीर, शाखाओं शीर एवं शाखाओं मतलब हमारे हेड और एक्सट्रीमिटीज का यह मध्य शरीर आधार कहा जाता है। अब शीर को समझिए कि शीर क्या होता है। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। उसके बाद अन्न द्वार मतलब फूड डोर, मतलब जहाँ से हम फूड इनटेक करते हैं। मुखमंडल संज्ञावाहक और चेष्टावाहक, जो सभी हमारी नाड़ियाँ होती है, मतलब हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब कंट्रोल करने वाली नाड़ियाँ और ज्ञान इंद्रिय का अधिष्ठान शीर है। यह मस्तिष्क का आधार है, मतलब ये हमारे ब्रेन का आधार है। एवं ज्ञान का स्थान है, मतलब हमारा जो सारा ज्ञान होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है, तो वो मस्तिष्क शीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे ज्ञान का स्थान कहा जाता है। और ये सर्वोत्तम बताया गया है, इसीलिए इसके लिए मतलब सबसे बेस्ट शीर को माना गया है। इसके बाद शरीर हमारा थर्ड टॉपिक है आज के लिए, मतलब NCISM सिलेबस के हिसाब से शरीर शास्त्र का विभाग। शरीर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। शरीर शास्त्र को रचना और क्रिया। रचना का अर्थ होता है जिस विज्ञान के अंदर शरीर के अवयवों की रचना के संबंध अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर कहा जाता है। इसके अंतर्गत अस्थियां, मांसपेशियां, संधियां, सिराएं, धमनियां, नाड़ियां, प्रत्यंग की स्थिति, आकार, स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उसके बाद क्रिया के अंतर्गत शरीर के अवयव की क्रिया के संबंध अध्ययन किया जाता है, उसे क्रिया शरीर कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोष, धातु, मल, अवयव, संस्थान मतलब सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, उसे क्रिया शरीर कहते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। एक हमने टॉपिक नहीं कवर किया है, वो है अंग प्रत्यंग विभाग, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो अगर आपको देखना हो या पढ़ना हो उसे तो आप उस पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें अब हमारा एक ही टॉपिक रहता है जो शरीर ज्ञान का विज्ञान मतलब प्रयोजन है, और एक होता है मृत शोधन जो हमारे सिलेबस में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम वो भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।